हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के लेक्चर में बच्चों हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर। कोलिजन मतलब टक्कर। तो कोलिजन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which a moving body comes in contact with another body during which they exert large amount of force on each other ओके। यानी अगर दो बॉडी बच्चों कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोलिजन। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि आफ्टर कोलिजन change in shape and size of body may occur permanently और पार्शियली। ठीक है, मतलब कोलिजन में क्या हो रहा है, अगर बच्चों दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई के कारण ऐसा हो सकता है कि उनका शेप एंड साइज जो है ना, वो या तो परमानेंटली के लिए हमेशा के लिए चेंज हो जाए या फिर पार्शियली थोड़ा सा कुछ देर के लिए चेंज हो। जैसे क्रिकेट बॉल की हम बात करते हैं या टेनिस बॉल की बात कर लीजिए, जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए क्या करता है, जब कोलिजन होता है उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, उसको बॉडी रीगेन कर लेता है। उस चेंज इन शेप एंड साइज को बॉडी क्या करता है, रीगेन कर लेता है। लेकिन यही बच्चों आप एज्यूम कीजिए कि एक ट्रक है, वो जाके हिट किया किसी पोल को, किसी स्टैंडिंग पोल को, कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसको कोई ट्रक आकर के हिट कर लिया, तो वो पोल क्या होता है, परमानेंटली टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, जो चेंज इन शेप एंड साइज हो रहा है वो परमानेंटली होगा या पार्शियली होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी पे एंड बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है इस पे। तो चेंज इन शेप एंड साइज को अभी फिलहाल हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के बारे में पढ़ना है। अब दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोलिजन में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, चाहे कोई भी कोलिजन हो, ठीक है, वहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये चीज लीजिए, क्या, इन ऑल कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इन ऑल कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। हर एक कोलिजन पे मोमेंटम क्या होता है बच्चों, तो कंजर्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जब बॉडी कांटेक्ट में आते हैं बच्चों तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, इधर मूव कर रहा था, ये मान लीजिए U1 से मूव कर रहा था, मास इसका M1 था। ये दूसरा ऑब्जेक्ट मास M2 है, U2 से मूव कर रहा था। दोनों क्या किए, दोनों कांटेक्ट में आए एंड आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट वो फिर अलग अलग वेलोसिटी से V1 एंड V2 से मूव कर रहे हैं। तो दिस इज केस ड्यूरिंग कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन का केस है।
ठीक है ना बच्चों। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होते हैं ना, बॉडी एक दूसरे के ऊपर बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, और उनके फोर्स और टाइम का ग्राफ हम अगर प्लॉट करें, फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स सडनली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है और फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और वी नो दैट एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ क्या देता है, इम्पल्स देता है। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, इम्पल्स देता है। फोर्स इंटू टाइम गिव्स अस इम्पल्स। अब यहां पे देखिए बच्चों कि इस ग्राफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ ग्राफ। इस वाले पार्ट में क्या हुआ है, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हुआ है कोलिजन के टाइम में, और इस वाले पार्ट में बॉडी ने अपने शेप एंड साइज को रीगेन किया है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया देगा ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, याद रखिएगा। और इस वाले पार्ट के एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिएस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। दिस इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दिस इज इम्पल्स ऑफ रिएस्टोरेशन। यहां से यहां तक के पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन। जितना देर कोलिजन हुआ है उस टाइम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट पार्ट का ये हाफ वाला टाइम होगा T1, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड सेकेंड वाला इधर वाला जो पार्ट का टाइम होगा T2, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ रिएस्टोरेशन। ठीक है ना। T1 इक्वल टू क्या हो गया, T1 इक्वल टू टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड T2 इक्वल टू हो गया टाइम ऑफ रिएस्टोरेशन। ठीक है ना। इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हुआ है, और इस टाइम में बॉडी ने अपने शेप एंड साइज को रीगेन किया है। ओके, अब इसके आगे देखिए बच्चों, इस वाले एरिया का नाम अगर A1 देते हैं, इस वाले एरिया का नाम अगर A2 देते हैं, तो A1 क्या हो गया, A1 हो गया बच्चों इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड A2 हो गया इम्पल्स ऑफ रीएस्टोरेशन, इम्पल्स ऑफ रीएस्टोरेशन। तो थोड़ा फास्ट इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलता हूं और भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। everyone ओके बच्चों, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है, उसको पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो अगला इम्पोर्टेंट टर्म है बच्चों, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले इसको सीख लीजिए। नेक्स्ट टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। एकदम नया टर्म है बच्चों आप लोगों के लिए, और बहुत ही आसान है इसको समझना। ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ई जो होता है ना बच्चों, ये होता है माइनस ऑफ V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। ई इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। या फिर इसको आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस ऑफ relative velocity after collision to relative velocity before collision, relative velocity after collision to relative velocity before collision। ठीक है ना बच्चों। अब ये आपको समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करने जाइएगा ना, तो विद द हेल्प ऑफ ई आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स को फाइंड करने में आपको क्या होगी, बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ई के बेसिस पे बच्चों हम कोलिजन को तीन तरह का कोलिजन डिफाइन कर सकते हैं। तीन तरह के कोलिजन होते हैं। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है सेमी इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं उस वाले पे, टाइप्स ऑफ कोलिजन चलते हैं।
ओके बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ ई। ई के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ कोलिजन होता है ये देखिए। सबसे पहला इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है बच्चों सेमी इलास्टिक, सेमी इलास्टिक कोलिजन, एंड तीसरा होता है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अगर बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू बच्चों 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो ई का वैल्यू 0 होता है। और सेमी इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे बच्चों तो ई का वैल्यू बिटवीन 1 एंड 0 होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ऑल थ्री कोलिजन मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। P इक्वल्स टू कंजर्व, यहां पर भी P इक्वल्स टू कंजर्व, एंड थर्ड वाले में P इक्वल्स टू क्या होगा? कंजर्व। यानी चाहे कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। अगली बात करेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा? कंजर्व। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। कंजर्व नहीं है मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड लास्ट वाले केस में भी बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी नॉट कंजर्व। ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन जो होगा बच्चों उसमें ई का वैल्यू 1 होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। सेमी इलास्टिक में ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। और इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 0 होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद बच्चों जो इन इलास्टिक कोलिजन में होता है ना, इसमें क्या होता है? कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, यानी इस वाले केस में आप लिख सकते हैं बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बॉडी क्या होंगे? साथ साथ आ जाएंगे। ये सभी बच्चों मैं आपको क्या दिखाऊं? बहुत शॉर्ट में आपको अच्छे से कोलिजन पढ़ा दे रहा हूं, मतलब बहुत डिटेल। आप जनरली कोलिजन का बुक से पढ़ने जाइएगा तो इतने सारे उसमें डेरिवेशंस आपको मिलेंगे, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस जो जरूरत वाला चीज है उसको निकालिए और आपका सारा का सारा A to Z एवरी न्यूमेरिकल सोल्व होगा। इट्स माई गारंटी। ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर थ्योरी पढ़ाऊंगा, 3 लेक्चर आने वाला जो भी होगा उसको हम कोलिजन का न्यूमेरिकल करेंगे। और जितना ही ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चाहे कोलिजन कोई भी हो, चाहे कोलिजन कोई भी हो, आपका मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। चाहे कोलिजन कोई भी हो, आपका मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है? अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इलास्टिक में ई का वैल्यू 1, इन इलास्टिक में ई का वैल्यू 0, सेमी इलास्टिक में ई का वैल्यू 1 से 0 के बीच में। टाइप ऑफ फोर्सेज के बारे में बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रहा है ना, तो इस वाले केस में आप बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेमी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। Question is two bodies of masses one kg, mass is 2 kg and 4 kg are moving with
velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively. Two bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively. If after collision they start moving together, then find सबसे पहला their common velocity, after collision. Second, loss in kinetic energy. Third, E मतलब coefficient of restitution. And fourth, which type of collision is this? Which type of collision is this? ओके बच्चों, तो क्वेश्चन सही बच्चे पहले लिख लेंगे. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज 2 bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocity. 2 bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively. 4 meter per second and 2 meter per second respectively. If after collision they start moving together, collision के बाद दोनों साथ साथ मूव करना चालू कर देते हैं, then find their common velocity. अगर साथ साथ मूव करेंगे तो उनका वेलोसिटी तो एक ही होगा, उस वाले कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करना आफ्टर कोलिजन. सेकेंड में फाइंड करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ये फाइंड करना है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है. एंड विच टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, इस पे भी अपने को कमेंट करना है. ओके बच्चों, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं. जो बच्चे क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए होंगे वो थोड़ा वीडियो को रोक लेंगे एंड पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे. ओके बच्चों, तो ऐसा था क्वेश्चन कि दो ऑब्जेक्ट था, एक था 2 kg का, दूसरा था 4 kg का. 2 kg वाला 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था एंड 4 kg वाला 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था. दोनों क्या किए, दोनों कोलाइड किए, दोनों ऑब्जेक्ट बच्चों कोलाइड किए. बहुत बढ़िया, तुम दोनों कोलाइड हो जाओ. ये पहला और दूसरा क्या हुआ, कोलाइड किया. एंड आफ्टर कोलिजन वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. उसका वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर लिया, उसका वैल्यू हमने v एज्यूम कर लिया. कि मानते हैं कि 2 kg वाले और 4 kg वाले ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन मूव कर रहे हैं. दिस वाज सीन बिफोर कोलिजन एंड दिस इज सीन आफ्टर कोलिजन. अब देखो बच्चों, चाहे कोलिजन कोई भी हो, हर एक कोलिजन में क्या था, मोमेंटम कंजर्व था. तो ध्यान रखिए, किसी भी तरह का कोलिजन हो उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या कर देना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यूज करना ही है. ठीक है, तो यहां पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. ये बोलता है मोमेंटम इनिशियल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल. मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं. पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी फाइनल. मोमेंटम इनिशियल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल. तो अब देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इनिशियली इक्वल्स टू, बाद में दोनों एक ही साथ हो जा रहे हैं तो फाइनल पी कॉमन फाइनली. तो ये काम करते हैं. P1 इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 4 प्लस P2 इसका मोमेंटम कितना होगा 4 इंटू 2 मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू इनका कॉमन मास कितना हो गया. अब 2 kg और 4 kg बच्चों एक साथ आ गए हैं तो इनका कॉमन मास हो गया 2 प्लस 4 इंटू कॉमन वेलोसिटी कितना v. अपने को v कॉमन v फाइंड करना था. तो कितना हो गया 4 टू जाए 4 टू जाए 8 प्लस 8 16 इक्वल्स टू 6v. एंड दिस इंप्लाइज v विल बी इक्वल टू 16 by 6
दैट इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया, ये बच्चों हो गया इनका कॉमन वेलोसिटी। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बच्चों सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ये फाइंड कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। ओके, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे उनको मालूम है क्या करना है, पहले वीडियो रोकना है, नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। सेकेंड पार्ट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फाइंडिंग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डेल्टा के ई का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ऐसे आप लिख सकते हैं, या इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए। अब एनर्जी का लॉस ही तो पूछ रहा है, तो एनर्जी का लॉस कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस वैल्यू से फाइंड कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। यही होगा ना, तो ये बाद में दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अब साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी एक ही साथ कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। m1 कितना था 2, m2 कितना था 4, और वी फाइनल कितना आया था, वी फाइनल आया था बच्चों 8/3। तो इतना इंटू 8/3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 to 6/2 3, 6/2 इंटू 8 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6/2 इंटू 8 इंटू 8/3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी 64/3 जूल। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल will be equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू m1 कितना है 2 kg इंटू v1 कितना है, इसका वेलोसिटी 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस 1/2 m2 कितना है 4 kg इंटू इसके वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 2 इसको कैंसिल किया 2 आया, एंड 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 24 जूल। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो शुरुआत में तो अपने पास ये काइनेटिक एनर्जी था, बाद में अपने पास ये काइनेटिक एनर्जी बच रहा है, तो लॉस कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल का ही आप क्या कर लीजिए, मॉडुलस फाइंड कर लीजिए, मोड वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देयरफॉर डेल्टा के ई या फिर लॉस इन के ई विल बी इक्वल टू फाइनल कितना है 64/3 जूल माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल है 24 जूल। अब सभी अच्छे बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी इस वाले केस में ई का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो इधर मैं रिवाइज कर रहा हूं, जो लोग नोट नहीं कर पाए होंगे वीडियो रोक करके पहले नोट कर लेंगे। अब ई का वैल्यू क्या होगा, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एक तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि सिंस बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन दिस मींस दैट कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन, एंड इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। या फिर चाहिए तो आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने का तरीका मालूम है, ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1। v2 v1 क्या होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, u2 u1 क्या होता है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो माइनस ऑफ v2 माइनस v1 की बात करेंगे तो दोनों तो साथ साथ ही मूव कर रहे हैं ना। 8/3 जो वेलोसिटी आया था इसका भी 8/3 आया था, इसका भी 8/3 आया था, तो माइनस ऑफ ऊपर 8/3 माइनस 8/3 यह था ना कॉमन वेलोसिटी। तो v2 का वैल्यू भी 8/3, v1 का वैल्यू भी 8/3। इधर बात करेंगे तो v2 का वैल्यू कितना है 2 और v1 का वैल्यू कितना है 4, तो जो भी आए 0 बाई एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0।
जीरो बाई एनीथिंग विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी अपने को मिल रहा है कि ई का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके बच्चों, एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज दैट व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, किस तरह का कोलिजन है ये। तो ये तो बच्चों यहाँ पे दो कंक्लूजन आप निकाल सकते थे। जब इसके पहले वाले पार्ट में हम सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम सोल्व कर रहे थे, तो हमने फाइंड किया था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है मतलब कोलिजन क्या है, इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलास्टिक में तो लॉस होता नहीं है, या तो सेमी इलास्टिक होगा नहीं तो इन इलास्टिक होगा। और लेकिन ऐसे ही जैसे ही मैं थर्ड पार्ट को सोल्व किया, अपने को मालूम चल गया ई का वैल्यू क्या है, जीरो है, और ई का वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो कोलिजन क्या रहेगा, कोलिजन होगा इन इलास्टिक कोलिजन। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कराता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। कोलिजन एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड ड्यूरिंग दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दे एक्सर्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, एंड दैट फोर्स में डिफॉर्म देम आइदर परमानेंटली और टेम्पोररी। ठीक है, उन फोर्सेस के कारण उन बॉडी में डिफॉर्मेशन हो सकता है शेप एंड साइज में, हमेशा के लिए नहीं तो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपको क्या बताया कि टाइम ड्यूरिंग विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो रहा था, एंड सेकेंड पार्ट में बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा था। तो वो टाइम जिसमें बॉडी अपना शेप एंड साइज क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म हो रहा है, बॉडी इज डिफॉर्मिंग, टूट रहा है, ठीक है ना। एंड सेकेंड टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी इज रिगेनिंग इट्स शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रीएस्टोरेशन। बॉडी इज रीएस्टोरिंग इट्स शेप एंड साइज। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ, जो माउंटेन बना था ऐसा, उसके आधा एरिया का एरिया क्या रहता है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड सेकेंड पार्ट का एरिया क्या रहता है, इंपल्स ऑफ रीएस्टोरेशन। ठीक है, और इसके बाद बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया हूं बच्चों, बहुत लेंथी में नहीं खींचा हूं इस चैप्टर को। खींचने को तो बहुत ज्यादा दिन तक लेंथी इसको खींच सकते हैं, डेरिवेशन कराते रहे, 4-5 लेक्चर उसमें लग जाएगा। लेकिन मेरा मानना है क्या है, शॉर्ट में इसको पढ़िए, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट सीखिए। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट में आपको पढ़ाया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय ई, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 बाई √2 माइनस U1। ठीक है, तो V2 माइनस V1 क्या दे रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड U2 माइनस U1 दे रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो E को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ E देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। First collision in which E equals to 1 is called elastic collision. In elastic collision, momentum is conserved, kinetic energy also conserved, and only conservative forces acts on body. Second type of collision in which E lies between 0 and 1 is called semi-elastic collision. In semi-elastic collision, momentum is conserved, kinetic energy is not conserved. And third type of collision in which E equals to 0 is called inelastic collision. Inelastic collision. And in this collision, momentum is conserved, kinetic energy is not conserved, and after collision, bodies stick together. Simple, बस इतना ही चीज। अब इतना मिनिमम थ्योरी, मैक्सिमम न्यूमेरिकल, एंड सी और आउटपुट। कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन को कम, बिकॉज वो क्या होगा, आपके दिमाग में बर्डन बनते जाएगा, नोटबुक भरते जाएगा थ्योरी से कितना रटिएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। न्यूमेरिकल पे पूरा का पूरा फोकस रखिए और देखिए आप कितना आसानी से फिजिक्स सीख जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स एडिशन।